छत्तीसगढ़ की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। इस दौरान कई बड़े नेता छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां जनता को संबोधित कर साधने की पूरी कोशिश की। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जनता को साधते नजर आए। वहीं इस दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर भी ढेरों शिकायतें निर्वाचन आयोग तक पहुंची। बीजेपी द्वारा की गई शिकायत, प्रचार थमने के बाद सीएम बघेल के प्रचार करने की शिकायत, बीजापुर कलेक्टर पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने की शिकायत, बलौदाबाजार कलेक्टर पर पद के दुरुपयोग की शिकायत, रायपुर एसएसपी के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत, कांग्रेस द्वारा की गई शिकायत, महतारी वंदन योजना को लेकर फॉर्म भरवाने की शिकायत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सांप्रदायिक बयान देने की शिकायत, प्रचार खत्म होने के बाद भी मनसुख मांडविया के छत्तीसगढ़ में रुकने की शिकायत, बलौदाबाजार कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ भाजपा द्वारा दुष्प्रचार करने की शिकायत, ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास के दौरे की शिकायत, केंद्रीय एजेंसी और अर्धसैनिक बलों के जरिए चुनाव प्रचारित करने की शिकायत, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को निर्बाध तरीके से संपन्न करवाने को लेकर निर्वाचन आयोग ने लगातार काम किया। सभी विधानसभा सीटों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न भी हो गया। अब सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है, जिस दिन प्रदेश में सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसका फैसला आएगा। उससे पहले राजनीतिक पार्टी निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनकी शिकायतों पर निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भी आदर्श आचार संहिता के जो भाजपा के द्वारा उल्लंघन किया गया है, चाहे अमित शाह जी ने मंच के माध्यम से जो सांप्रदायिकता के बोल बोले हों या महतारी वंदन योजना के नाम से जो महिलाओं को गुमराह करने और मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास भाजपा ने किया है, इसकी भी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग से जिला निर्वाचन कार्यालय में भी की गई है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श आचार संहिता के खिलाफ शिकायत है उस पर कार्रवाई करने में जो सुस्ती दिखाई है, पुनः यहाँ पे राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी शिकायत की गई है और बहुत सारे चीज़ें समझ में आता है कि किस प्रकार से भाजपा को सहयोग करते कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग दिखा है। ये पहली दफा नहीं है जब निर्वाचन आयोग पर आरोप लग रहे हों। इससे पहले भी निर्वाचन आयोग पर राजनीतिक पार्टी आरोप लगाती हुई नजर आई है। बीजेपी जहां निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य निर्वाचन आयोग कांग्रेस की शिकायतों पर कार्रवाई करने में सुस्ती दिखा रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग बीजेपी को सहयोग करते हुए दिख रहा है। कांग्रेस की जितनी भी शिकायत बीजेपी के खिलाफ है, उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। बीजेपी के सहयोगी के रूप में बहुत सारे केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं। राज्य निर्वाचन की भूमिका भी कहीं न कहीं संदेहास्पद है। जो मुख्यमंत्री है वो एक केयर टेकर मुख्यमंत्री, और केयर टेकर मुख्यमंत्री के दबाव में चाहे वो कलेक्टर को हटाने की कार्रवाई हो, चाहे खुद उसके निर्वाचन क्षेत्र में उल्लंघन का मामला हो, इसकी जांच नहीं की जा रही है। और हम ये चाहते हैं राज्य निर्वाचन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से कि हमारी जितनी शिकायतें हैं हमारे सामने बुलाकर हमारी उपस्थिति में उसकी जांच कराई जाए, हमारे पक्ष भी सुने जाए, और यदि उसको नस्तीबद्ध किया गया है तो उसको कारण बताए, सार्वजनिक बताए। जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री जी के आपत्ति पर सार्वजनिक बयान दिया वीवीपीएट के कार्यप्रणाली के बारे में, ई वोटिंग मशीन के कार्यप्रणाली के बारे में, वैसे ही प्रत्येक प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण की प्रक्रियाओं में जो जो कदम उन्होंने सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं, हमारी शंकाएं जो है उस पर सार्वजनिक कथन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने सैकड़ों की संख्या में शिकायत दर्ज करवाई है। कुछ शिकायतों पर निर्वाचन आयोग कार्रवाई भी करता नजर आ रहा है, तो वहीं कई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि इन शिकायतों पर आखिर निर्वाचन आयोग कब संज्ञान लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर।
नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में चुनावी शोर में मतदान कार्य थमने के बाद अब शिकायतों की फहरिस्त को लेके घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस कहती है कि उनकी शिकायत पे निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ठीक इसके उलट कांग्रेस भी ये और बीजेपी दोनों आरोप लगाती है कि उनकी शिकायतों पे आयोग के द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आने वाले समय में वो लड़ाई लड़ेंगे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी है। सुंदरानी जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता युवा नेता नितिन भंसाली जी है। नितिन जी आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। आवेश जी आपका भी स्वागत है। आवेश जी, आज मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। आपसे इसलिए क्योंकि दोनों ही दल जब एक ही विषय पे शिकायत करे और एक ही विषय पे बयानबाजी करे कि उनकी तो साहब सुनी नहीं जा रही है, तो जरा आप ही प्रकाश डाल दीजिए कि सुनी किसकी जा रही है और क्यों सुनी जा रही है। हाँ, सवाल की शुरुआत जो आप बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम जो आपने आखिर में पूछा कि क्यों की जा रही है, यह महत्वपूर्ण ज्यादा है। आज तेलंगाना का उदाहरण एक लेते हैं। तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में केसीआर की सरकार पर आज एक जो उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक योजना थी मंत्री, उस पर रोक लगा दी। जी, उन्होंने जो पैसा जाना था 50 लाख लोगों के खाते में, उस पर रोक लगा दी। यह रोक कांग्रेस की शिकायत के बाद लगाई गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस योजना के तहत पैसा ट्रांसफर करने की मंजूरी भी इलेक्शन कमीशन ने दी थी। अब हुआ क्या कि पहले तो मंजूरी दे दी 22-23 तारीख को, उसके बाद कांग्रेस की शिकायत पर कैंसिल कर दिया, कह दिया गया कि आप ट्रांसफर मत करिए। अब ये 50 लाख जनता जो है, अब उसको ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उसके खाते में पैसा जाने से रुकवा दिया। आप अंदाजा लगाइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर जब जिस पर इन 5 राज्यों के चुनाव की जिम्मेदारी है, वह किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। कांग्रेस शिकायत कर रही है या भाजपा शिकायत कर रही है, जो भी वाजिब शिकायतें हैं उन पर तुरंत निराकरण करना चाहिए। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये बेहद आपत्तिजनक रहा कि जिस दिन भाजपा का घोषणा पत्र जारी हुआ और अमित शाह राजधानी रायपुर से दिल्ली पहुंचे, उसी शाम ईडी की प्रेस रिलीज जारी हो गई, जिसमें संदेह के आधार पर मुख्यमंत्री पर 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खामोश रहा, चुनाव बीत गया। जिसने आरोप लगाया था उसने कोर्ट से लेटर लिख करके कह दिया कि ऐसा कोई पैसे की देनदारी हमने नहीं की। यह बेहद दुखद है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं के, हम लोगों ने तो वो दौर देखा है अवधेश जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शक्तिशाली कोई अन्य सरकारी संस्था नहीं हुआ करती थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कैसे गुजरात में इलेक्शन कंडक्ट कराए थे, आप याद करिए वो दौर जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से लिंग दौरा करते थे, किस तरह टीएन शेषन किया करते थे। अब तो ये है कि भाजपा की शिकायतें भी कई वाजिब है, मैं इससे इंकार नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई भी पूरे 5 राज्यों का इलेक्शन खत्म होने को है, तेलंगाना का आखिरी फेज का बचा हुआ है, लेकिन कोई भी ग्रेविटी दिखाई हो, बिल्कुल दूर तक नजर नहीं आता। ठीक है। आवेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार मैं सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं। सुंदरानी जी, क्या ऐसी शिकायतें आपके द्वारा की गई जिसपे आप आरोप लगाते हैं आयोग पे कि उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई? आप बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते हैं कि बीजेपी की शिकायतों पे कार्रवाई नहीं की गई है। आखिरकार एक संवैधानिक संस्था पे, जिसपे चुनाव जैसे सबसे मजबूत लोकतंत्र के संरक्षण के लिए जो काम हो रहे हैं उसे कराने की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते हैं कि कार्रवाई नहीं कर रही है। सुंदरानी जी, निश्चित रूप से डॉक्टर अवधेश जी, मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई न करने की वजह यह भी है कि यहां जो सरकार कांग्रेस की है, अधिकारी कांग्रेस की सरकार से प्रभावित है, मुख्यमंत्री के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो शिकायतों का निराकरण स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से ही संभव था, लेकिन अधिकारियों के द्वारा
यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के अधिकारी हैं उनका इस मामले में कहीं न कहीं गंभीर न दिखना या सरकार के पक्ष में दिखना या भूपेश बघेल की सरकार के पक्ष में दिखना कहीं न कहीं इस बात को उजागर करता है। नामजद है, कलेक्टरों के खिलाफ शिकायत है, बलौदाबाजार कलेक्टर, बस्तर के एक कलेक्टर के खिलाफ शिकायत है, एसपी के खिलाफ शिकायत है, तो कहीं न कहीं शिकायतें तो हमने 150 के आसपास शिकायतें की है, लेकिन किसी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ, बल्कि सब पेंडिंग कर दी गई या रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। ठीक है, सुधारी जी, लेकिन मैं डॉक्टर अवधेश जी एक बात जरूर कहूंगा, ठीक है, चला चली की बेला में सरकार है, जिन अधिकारियों ने भी खुलकर मदद की है, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की शिकायतों को नहीं सुना गया, एक सप्ताह का तो समय बचा है। एक सप्ताह बाद उन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जो आज आंख मूंझ के भूपेश बघेल सरकार को समर्थन कर रहे हैं, चुनाव आयोग को शिकायत करने के बाद, उनके तथ्यों के साथ शिकायत करने के बाद कहीं न कहीं चुनाव आयोग अगर नहीं कार्रवाई कर रहा है तो स्थानीय अधिकारियों के दबाव या स्थानीय अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट नहीं दिए जाने के कारण ही ये ठीक है। सुधानी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। नितिन जी, जरा आप पहले अपने पक्ष को रख दीजिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी शिकायतों पे कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद में बीजेपी के गंभीर आरोपों पे आपसे जवाब ले लूंगा। मतदारी बंधन योजना पे हमने शिकायत की, घोषणा पत्र जारी होने के बाद, आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के बाद फॉर्म भरवाए गए, घर घर जाकर प्रलोभन दिया गया हमारी बहनों को कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको 15,000 रुपये 12,000 रुपये सालाना देंगे। ये चुनाव के उसमें आचार संहिता के उल्लंघन में आता, हमने शिकायत की, अभी रिपीट उस पर हमने शिकायत की कि भाई इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और यहाँ पर यदि हम देखें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नोटिस दे दिया जाता है चुनाव आयोग में बीजेपी के द्वारा की गई शिकायत पर। छत्तीसगढ़ में इस बात को लेकर मैं बहुत आश्वासित हो गया हूं अवधेश भाई, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हारने के बाद की पटकथा अभी से लिखनी शुरू कर दी है। अधिकारियों ने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये कुछ नहीं है, ये मनी मन हार चुके हैं। इनका इनका आंतरिक सर्वेक्षण जो है, इनकी जो रिपोर्ट है इनके पास आ चुकी है, शायद भले सार्वजनिक नहीं करेंगे, मत करें, गोपनीय चीजें होती, पर ये चुनाव बुरी तरीके से हार रहे, उसी वजह से अभी से ये आरोप लगाना इन्होंने शुरू कर दिया है कि आयोग ने ये किया, अधिकारियों ने वो किया, एक सप्ताह का समय बचा है, धमकी दे रहे हैं। नहीं, लेकिन नितिन जी बहुत अधिकारियों को धमकाया भी है, ठीक है, ये जानकारी भी हमारे पास आई है। नितिन जी, कहा तो आपके तरफ से भी जा रहा है कि आपकी शिकायतों पे कार्रवाई नहीं हुआ। ये ऐसा विषय है, ऐसा मसला है कि दोनों दल एक ही शिकायत लेके बैठे हुए कि साहब हमारे आवेदन पे कार्रवाई नहीं की गई। भाई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये हमने कहा है। इसके अलावा हमने ये कहीं नहीं कहा है कि वो अधिकारी ऐसा है या उस अधिकारी ने ऐसा किया, हम देख लेंगे। अब ये डिबेट से आ ही रहा हूं तो देखने दिखाने की बात हो रही थी वहां पर, तो कहीं न कहीं ये इस और इंगित करता है कि ये अपनी हार को पहले से भाप चुके हैं और हार का ढोल पीटना किस तरीके से है। 3 तारीख को सुबह से रात तक के अलग अलग प्रवक्ताओं को टीवी चैनल्स में बैठना है अवधेश भाई, तो ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि बोलना क्या है हारने पे। तो उनको अभी से ये बता दिया जाए कि आप सबसे पहले टिटरा जो है वो यहाँ के अधिकारियों के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर फोड़। ठीक है, चलिए मैं निश्चिंत है, हम तो हमारे मिशन में सफल। मैं लौटूंगा, आप अपने मिशन के लिए निश्चिंत है, लेकिन सवाल वही घूम फिर के आता है कि आप भी कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही। बहरहाल अवधेश जी, ये शिकायतों का सिलसिला और शिकायतों का चलन क्या वास्तविक में ये राजनीति से प्रेरित ही है या इसके पीछे कुछ और भी सच्चाई या कुछ और भी आधार माना जाएगा इस चुनावी समर में? जी देखिए, जो शिकायतें इलेक्शन से पहले हुई है निश्चित तौर पे वाजिब शिकायतें हैं। आप गौर करिए कि एक सप्ताह की शांति थी, कांग्रेस के खेमे में भी थी, भाजपा के खेमे में भी थी। अभी मेरे पास तुरंत जानकारी मिलेगी कि बृजमोहन जी ने भी कोई शिकायत दर्ज कराई है, फिलहाल आज कुछ हुआ है। तो है क्या कि अब जो है तमाम सर्वे की रिपोर्ट आ गई है। मेरे पास इस बात की जानकारी है कि आरएसएस ने जो सर्वे कराया, बीजेपी ने कराया, कांग्रेस पार्टी ने कराया, उन सबके नतीजे सबके पास है। और निसंदेह जो अब हो रहा है अधिकारियों पर, मुझे नहीं लगता है अधिकारियों पे आरोप लगाए जाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पूरी तरह से भाजपा पोषित संस्था है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाजपा को पूरा सहयोग, आप कल्पना करिए, देखिए ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता महतारी योजना की बात कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसान योजना के तहत जो राशि दी जाती है उसका ट्रांसफर सेकेंड फेज के इलेक्शन से पहले किया?
क्या उस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए थी? झारखंड में जाके आदिवासियों के लिए जो जो घोषणाएं की गई, क्या वह घोषणाएं ठीक वोटिंग के वक्त में किया जाना ठीक था, समीचीन था? दरअसल है क्या, आंख मूंद करके आप केंद्र सरकार और केंद्र सरकार शासित राज्यों में अलग तरह से भूमिका निर्वहन करते हो, और लेकिन जहां पर विपक्ष शासित राज्य है वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पिछले आप 5-6 सालों का कामकाज देख लीजिए, आपको साफ समझ में आएगा कि इस देश में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कही जाती थी उसको स्थापित करने के लिए ईसीआई अपने ओर से कोई काम नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट को इसीलिए तो इंटरवेंशन करना पड़ा। उसने साफ तौर पे कहा कि नहीं, हम अब अलग ढंग से चुने जाएंगे। नहीं आवेश जी, अब उसके लिए कानून जी बिल्कुल आवेश जी, देखिए दरअसल सवाल ये उठ रहा है कि ये ऐसा विषय हो गया है जिसपे बीजेपी को भी शिकायत करनी पड़ेगी और कांग्रेस को भी। बीजेपी की ओर से बाकायदा मुख्य प्रवक्ता, पूर्व मंत्री, कद्दावर, ज्ञानवान नेता बीजेपी के माने जाने वाले अजय चंद्राकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते हैं कि बीजेपी की शिकायतों पे कार्रवाई नहीं हुई है, और कांग्रेस की ओर से भी मुख्यमंत्री खुद आगे आके इस बात को कहते हैं कि उनकी शिकायतों पे कार्रवाई नहीं की गई, कांग्रेस की शिकायत पे कार्रवाई नहीं की गई। तो दोनों तरफ से एक ही आरोप है। अवधेश जी, एक चीज साफ डिफरेंशिएट करिए, कांग्रेस पार्टी ईसीआई पे आरोप लगा रही है, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रही है, और भाजपा अधिकारियों पे आरोप लगा रही है। इस अंतर को समझिए। यह पॉलिटिकल जो इनका तौर तरीका वो आप समझिए कि क्या क्यों ऐसा कर रहे हैं। दरअसल है क्या कि एक बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि अगर हम सरकार नहीं बना पाए तो ठीक रहा, तो कहीं ना कहीं फोड़ना है। कांग्रेस अगर हारती तो वो कहती कि ईवीएम गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। भाजपा हारेगी तो कहेगी अधिकारियों ने हरवा दिया। जी ठीक है, मैं लौटूंगा। सुंदरानी जी, क्या आप लोग हार का ठीकरा फोड़ने के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं? नेट प्रैक्टिस के तौर पे आप इसे देख रहे हैं क्रिकेट की भाषा में? अवधेश जी, चुनाव हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बना रही। जहां तक आरोपों की बात में आपका ध्यान पाटन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भूपेश बघेल जी बड़े लाव लश्कर के साथ, अधिकारियों के साथ, सुरक्षा अधिकारियों के साथ निकलते हैं, जुलूस बना के निकलते हैं। तो क्या ये स्वस्थ आचार संहिता के खिलाफ नहीं है? क्या इसकी शिकायत नहीं होनी चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी ने की तो क्या हार के डर से की? क्या ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी शिकायतें हार के डर से कर रही है? सरकार हम बना रहे हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे कितनी भी अधिकारी गड़बड़ कर लें, कोई हमारी शिकायतों पे कार्रवाई करे या न करे, चुनाव तो हम हर हालत में जीतने जा रहे हैं। हम फिर बैठेंगे 3 तारीख को आपके चैनल में और आप खुद कहेंगे कि ये भविष्यवाणी हमने की थी। भविष्यवाणी नहीं है, ये धरातल की रिपोर्ट है, ये कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट है, संघ की रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है, प्रत्याशियों की चर्चा है, जनता के बीच का फीडबैक है। ठीक है, ठीक है। बड़े दावे के साथ आप कह रहे हैं कि 2/3 मतलब 60 सीटों तक आप पहुंचेंगे, ये आपका दावा है। बहरहाल नितिन जी, दावा तो किया जा रहा है कि साहब हम हार का ठीकरा फोड़ने की कोई तैयारी नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो चुनाव जीत रहे। फिर आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? बीजेपी के ऊपर एक लाइन याद आती है मुझे छत्तीसगढ़ में, न मांझी न रहबर न हक में हवाएं, कश्ती भी जर्जर है। ये कैसा सफर है? ये कैसा सफर है कि न मांझी न रहबर, मतलब कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है। चुनाव लड़ रहे, कहाँ जीत रहे, कभी बोलते हैं फीडबैक आया, कभी बोलते भविष्यवाणी कर रहे, कभी बोलते आपके चैनल में बैठ के भविष्यवाणी कर रहे, वो सच साबित होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के नेता जो है वो भविष्य वक्ता भी हो गए हैं। इन 5 सालों में मुझे लगता है सत्ता से बाहर होने के बाद इन्होंने भविष्यवाणी करने का किसी ज्योतिष को ज्वाइन करके वो कोर्स भी किया है, ऐसा प्रतीत होता है। सवाल ही नहीं उठता। हमने तो देखिए भरोसे पर और विश्वास पर, हम अति आत्मविश्वास पर नहीं, हम जनता के भरोसे और विश्वास पर बात कर रहे हैं। हमने जो काम किया है, हमने जो डिलीवर किया है जनता को, हमने जो कहा वो किया है, उस आधार पर हम जनता के बीच हैं। जनता जन आशीर्वाद दे रही है और बिल्कुल निश्चित तौर पर 3 तारीख को जो है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अवधेश भाई, आपको, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को
और आपकी पूरी टीम को BSTV की मैं 4 तारीख को रात्रि भोज पर सभी को आमंत्रित करता हूँ। ठीक है जीत की खुशी में कांग्रेस की। ठीक है, आप सभी नितिन जी। आमंत्रित हैं और बढ़िया शानदार मेन्यू भी रहेगा ठीक है, उसमें, मैं- और हम पार्टी दे रहे हैं, तो आइए ठीक आप है। लोग, हम दो हमारे भरोसे पे बात। ठीक है, 3 तारीख के दोपहर 1 बजे तय हो जाएगा कि आपके भोज में लोग जुटेंगे या आपको दूसरे के भोज में शामिल होना होगा। खैर अवैध जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से राजनीतिक दावे और जिस सर्वे और आधार का जिक्र आप भी कर रहे थे कि आरएसएस का सर्वे, बीजेपी का सर्वे, कांग्रेस का सर्वे, सारे सर्वे के जो अंक गणित है वो एक ही जगह पे आके टिकता है 55? बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, मैं ये 55 का आंकड़ा, इसे भाजपा के नेताओं में मेरी कुछ लोगों से बात हुई, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, उनमें 50 सीटों की बात कह रहे हैं, और कांग्रेस जो है वो 69 से लेकर के 67 सीटों के बीच की 59 to 67 की बात कर रही है। लेकिन समाज के अलग अलग वर्ग भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, उनके बीच भी जाना चाहिए, उनके बीच जाकर के पूछना चाहिए कि आप कितने सीट की बात कह रहे हैं। और दूसरी बात, सुंदरानी जी से चूंकि बात आज इलेक्शन कमीशन की हो रही थी, तो मैं भाजपा के विधायक महोदय से एक सवाल बहुत विनम्रता के साथ, मेरे बड़े भाई भी हैं, पूछना चाहूंगा कि वो कृपया ये बताएं कि जो ईडी ने प्रेस रिलीज जारी की थी और जिसमें मुख्यमंत्री पर 508 करोड़ रुपए के लेने का संदेह जताया गया था, आप उसको आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हैं या नहीं मानते हैं? तब जबकि गवाह ने मुकर गया है और उसने ईडी को लेटर लिख करके कहा है कि मुझ पर दबाव डाल करके ये कहा गया। आप सिर्फ इतना जवाब दे दे, भाजपा के प्रवक्ता से मेरा ठीक है, विनम्र मैं जवाब ले लो। सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए। सुंदरानी जी जवाब दे दीजिए, आप विधायक रह चुके हैं, आप तमाम आदरणीय कानून के तिवारी जानकार हैं। जी, जो वीडियो दुबई से चल के आया है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने बोला है, बाद में गवाह जेल में जाने के बाद मुकर जाता है, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये भले गवाहों को पलटी करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन जो दुबई से सोने का वीडियो आया था, सुंदरानी जी, ये इलेक्शन में जी आप जी, लोगों जी, ने जी। अतिरिक्त, आपको लगता नहीं है कि इस तरह के बयानों से अतिरिक्त फायदा देने की कोशिश की गई बीजेपी को? ये आप लोगों को फायदा अच्छा, पहुंचाने के लिए इतने इस बड़े तरह से तथ्य किया अगर है? अपने पास आ जाएं, नहीं, आदरणीय तिवारी जी, एक वीडियो अगर दुबई से जारी होके आदमी स्क्रीन पे आके कह रहा हो, उस तथ्य को भी हम जनता के बीच में नहीं रखें? चाहे वो चुनाव चल रहा हो तो हम उसको भी दबा दें। ठीक है सुंदरानी जी, दरअसल ये विषय और ये सवाल ऐसा है मैं अवैध जी मैं लौटूंगा आपके पास। नितिन जी बड़ी देर से हाथ उठा के रखे हुए हैं। नितिन जी अब आगे बता दीजिए, आपने तो साहब दावत का आमंत्रण भी दे दिया, अब क्या बचा आपके पास? नहीं, सुंदरानी जी अभी कह रहे थे कि वीडियो चल कर आया है, स्क्रीन पर दिख रहा था। वीडियो चल कर आया नहीं, वीडियो को चलाकर लाया गया है। और स्क्रीन पर यदि कोई व्यक्ति बोल कर ये बोल दे कि मैंने फलाने व्यक्ति को पैसा दिया, तो इस आपके सम्मानित चैनल में, BSTV में, इतने दर्शकों के बीच और आपके बीच में ये बोलता हूं स्क्रीन पर कि मैंने श्री चंद सुंदरानी जी को 5 करोड़ रुपए दिए। मैं बोलता हूं मैंने 5 करोड़ रुपए दिए, करे वो एक्सेप्ट, वो बोलेंगे मैंने नहीं दिए, तो किसी के बोल देने से कोई बात हो जाती है क्या? नहीं, लेकिन आपने कोई भी आदमी अचानक अनजान आदमी जिसको कोई जानता नहीं, वो स्क्रीन पर वीडियो बना के भेज रहा है इनके बोलने पर, और आप बोलोगे कि पैसे ले लिए, तब तो फिर मैं कुछ भी बोल दूंगा अवधेश भाई। आपको बताना पड़ेगा ना कि आपने 5 करोड़ क्यों दिया, उसके बताऊंगा ना, होना चाहिए ना। वो भी सारे बता दूंगा मैं। अधिकारियों के नाम लिए नितिन जी, आपको अधिकारियों बताना के पड़ेगा। नाम उस लिए। वीडियो का कोई मतलब, आप तो नहीं, ये देखिए सुप्रीम ऐसा- कोर्ट भी इस प्रकार के वीडियो या ऑडियो की प्रामाणिकता नहीं मानता। ठीक है, पहले मैं जवाब ले लेता हूं। नितिन जी पहले जवाब ले। सुंदरानी जी, नितिन जी ने आपको 5 करोड़ रुपए दिए हैं, ये इन्होंने चैनल पे स्वीकार किया गंभीरता से, अब आप जवाब दे दीजिए। अगर वो मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, उदाहरण के रूप में अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, अगर आरोप लगा रहे हैं तो मैं मानहानि करूंगा, निश्चित रूप से मानहानि करूंगा, और मानहानि करूंगा। अगर उनका आरोप, उन्होंने कहा मैं उदाहरण देकर कह रहा हूं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि श्रीचंद सुंदरानी को मैंने, अगर वो कह दें मैं ये इस कह चैनल रहा में हूं, आपके ऑन रिकॉर्ड की मैंने श्रीचंद सुंदरानी नहीं, को मैं 5 तो करोड़ ये रुपए कह रहा दिया, हूं कि किसी तो के भी निश्चित रूप से अनजान मैं देखकर मानहानि का के केस कुछ करूंगा, ऐसे नहीं उसको तो मान तथ्य लेंगे। प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, एक नए विषय के साथ आवेश जी, मुझे समय का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। समय 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 जी, अब जी, इस चर्चा जी, को तिवारी जी कुछ तिवारी जी 10 सेकंड में आप कंक्लूड कर लीजिए। आवेश जी 10 सेकंड।
तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, हम दोनों के हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। जय हिंद। ठीक है, तू भी सोच, बिल्कुल सही। तो कुल मिला के यही कि आज के इस चर्चा में इतना ही। इलेक्शन कमीशन से शुरू हुई ये चर्चा 5 करोड़ रुपए लेने देने तक पहुंच गया। कांग्रेस के साथी ने दावत के लिए भी आमंत्रित कर दिया, और जिस चर्चा में जिस फिगर का मतलब जिस सर्वे रिपोर्ट की बात कही जा रही है उसके भी पीछे क्या सच्चाई और उसकी असलियत 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। कुल मिला के इतना ही कि आज इस चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अवधेश जी आपका शुक्रिया, सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया। कल एक और नए विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।